नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का जीएस गंगा के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम मैगजीन ई दृष्टि करंट अफेयर्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। मित्रों, ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का ये तीसरा पार्ट है। बाकी के दो वीडियो आप जीएस गंगा के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम पहला सवाल देखते हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। देखिए, चूंकि ओलंपिक खेलों का समापन अभी हाल ही में जो है हुआ है, इसलिए ओलंपिक दिवस जो है वो महत्वपूर्ण है। तो 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। और वहीं पर ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो दोनों डेट ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 जुलाई 2021 को देश भर में वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया? तो यहाँ पर सप्ताह नहीं है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर है सर्वप्रथम वन महोत्सव मनाया गया था। तो ये वर्ष 1950 से वन महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि वन महोत्सव सप्ताह जो है 1950 से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में ये मनाया जाता है। और मित्रों, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, एक तो सवाल देखिए यहाँ पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उसको ध्यान में आपको रखना है। जैसे 97वां संविधान संशोधन 2011 के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई 2021 को रद्द कर दिया। अच्छा, क्यों रद्द कर दिया इसको अभी हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि 97वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 2011 में हुआ, जैसा कि पीसीएस जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद में 97वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ था 15 फरवरी 2012 से। फिर नेक्स्ट सवाल बनता है कि 97वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है, यानी कि 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? तो इसका विषय है सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किए गए। जैसे 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से संविधान के भाग 4 यानी कि जो नीति निदेशक तत्व हैं 43(b) में, वहाँ पर भी सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से भाग 9(b) में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किया गया। यानी कि संविधान में 3 जगह 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया। पहला 1901 में, दूसरा 43(b) में, और तीसरा है आपका 9(b) माने कि भाग 9(b). अब इसको सहकारी समितियों को सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ प्रावधान को रद्द किया है, उसका कारण ये था कि दरअसल जब 97वां संविधान संशोधन लाया गया था, तो यहाँ पर क्या किया गया था, इसके खिलाफ में गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, और जहाँ पर सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान को जो है वेरीफाई किया गया, जस्टिफाई किया गया। लेकिन बाद में जब इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई 2021 को इसके कुछ प्रावधानों को यह कहते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि सहकारी समितियों का ये जो प्रावधान है ये संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 2 के अनुसार सहकारी समितियाँ ये राज्य का विषय है। ठीक है, और यहाँ पर पार्लियामेंट इसमें जो है संशोधन कर दी थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 368(2) में कहा गया है कि किसी भी राज्य सूची के जो है विषय में संशोधन करने के लिए आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। माने कि राज्य विधानसभाएं, कम से कम आधी राज्य विधानसभाएं जो है वो समर्थन करें, तब जा कर के ये संशोधन माना जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त किया है। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल इतना ही पूछा जा सकता है कि 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में हुआ। लागू कब हुआ? 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ। और इसके द्वारा किन किन संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो 19(1) में, भाग 9(b) में और 43(b) में। और अगली न्यूज अनुच्छेद 311 से लेकर के जुड़ी हुई है। दरअसल 311 में प्रावधान ये है कि संघ या राज्य के तहत शामिल किसी भी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 311 के तहत संघ या राज्य के अधीन, दोनों बातें हैं, संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और रैंक कम
करने से प्रावधान संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त और है कि ऐसा केवल उपयुक्त जांच के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन बाद में अनुच्छेद 311 में धारा 2C जोड़ा गया, यानी कि एक उपखंड 2C जोड़ा गया, और इसमें बताया गया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये लगता है कि उस अमुक सरकारी कर्मचारी को हटाए जाने का मामला ये आवश्यक है और राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है, तो उसको तुरंत हटाया जा सकता है। यहाँ पर उपयुक्त जांच का कोई प्रावधान नहीं रह जाता है। तो अनुच्छेद 311 का प्रयोग अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर सवाल लिखा है कि अप्रैल 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और अगली न्यूज, एक देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानून बनाया है। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा पहला देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड का कितने समय तक या कितने वर्ष की अवधि तक जो है नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 2050। और नेक्स्ट है बिनांसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। ये है क्या, इसको समझते हैं। दरअसल बिनांसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिप्टो करेंसी का खरीद बिक्री होती है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये होता है आभासी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा, वर्चुअल मुद्रा, इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। तो यहाँ पर इस एक्सचेंज पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो सवाल यहाँ से इतना ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिनांसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि चर्चा में था, उस पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगली न्यूज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 को इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, इसका प्रारंभन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभन यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। तो अभी हाल ही में 1 जुलाई 2021 को उसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा फेस चेन के ब्लॉकचेन पर पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया? तो फेस चेन के ब्लॉकचेन पर पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। अगला सुकून एक परामर्श हेल्पलाइन नंबर है जिसको जम्मू कश्मीर ने जारी किया है और जम्मू कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा जारी किया गया है। तो ये यहाँ पर सवाल बन सकता है कि सुकून क्या है? तो सुकून एक परामर्श हेल्पलाइन नंबर है और किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये जम्मू कश्मीर जो है, जो सेंट्रल जो है राज्य है, जो केंद्रीय शासित प्रदेश है, उसकी पहल है। नेक्स्ट है कि 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक इटली के नेपल्स में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई। यानी कि G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हाल ही में कहाँ पर हुआ है? ये इटली के नेपल्स में हुआ है 22 जुलाई 2021 को। और अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा ही की गई। और अगली न्यूज मेकांग गंगा सहयोग से है। पहले समझते हैं मेकांग गंगा सहयोग है क्या। दरअसल मेकांग गंगा सहयोग भारत और 5 आसियान देशों का एक पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मेकांग गंगा सहयोग में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं हैं? तो एक तो भारत हो गया, प्लस 5 आसियान के देशों में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम है। तो ये 5 देश आसियान के प्लस एक भारत। ठीक है, तो इसकी बैठक जो है मेकांग गंगा सहयोग की बैठक 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 21 जुलाई 2021 को वर्चुअली संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत और कंबोडिया के द्वारा की गई है। ठीक है, इसकी सह अध्यक्षता हुई है भारत और कंबोडिया के द्वारा। 5 देश इसमें शामिल हैं आसियान के, जिसमें से के फॉर कंबोडिया, एल फॉर लाओस, एम फॉर म्यांमार और टी फॉर थाईलैंड तथा वी फॉर वियतनाम एवं बी फॉर भारत शामिल है।
अगली न्यूज जयपुर कुर्था रेल संपर्क मार्ग से है। ये क्या है और किन देशों के बीच में है, तो इसको पहले देखते हैं कैसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि जयपुर कुर्था रेल संपर्क मार्ग किन दो देशों के बीच की पहल है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। नेपाल के महोत्तरी जिले और भारत में बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एक स्थान पड़ता है जयनगर और महोत्तरी जिले में पड़ता है कुर्था। तो इन दोनों के बीच में एक रेलवे संपर्क लाइन बनाई जाएगी और ये टोटल जो है 34 किलोमीटर होगी, माने कि 34 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगी। जैसे कि देख सकते हैं कि 18 जुलाई 2021 को जयनगर और कुर्था नेपाल के बीच रेलगाड़ी परिचालन का प्रारंभ किया गया है। 34.5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग होगा, दो देशों के बीच में होगा। कौन कौन? भारत और नेपाल। अगली न्यूज घर घर औषधि योजना है। घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान राज्य सरकार की पहल है, राजस्थान। जिसमें क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की औषधीय पौधे जैसे गिलोय, तुलसी, इस तरह के जो औषधीय पौधे हैं उनको इच्छुक व्यक्ति को दिया जाएगा ताकि वो लगा करके इसका सेवन कर सके। नेक्स्ट है हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है। हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना ये कर्नाटक राज्य में है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो झील है उस झील का विस्तार किया जाएगा, लेकिन इसका पर्यावरणविदों के द्वारा लगातार विरोध